Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 31.2 द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन। अब जो महिलाएं हैं उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इन योर फैमिली यू वुड हैव सच किन एज अ मदर, सिस्टर एंड ग्रैंड मदर। आपके परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ परिवार के सदस्य आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहनें हो सकती हैं, आपकी दादी माँ हो सकती हैं। आफ्टर मैरिज यू वुड हैव सच किन एज वाइफ एंड डॉटर। शादी के बाद ये जो परिवार के सदस्य हैं ये आपकी बीवी या और आपकी बेटी हो सकती है। These kin are women based on sex status। अब ये जो आपके परिवार के सदस्य हैं, ये जो आपके संबंधी हैं, ये अपने लिंग के अनुसार महिला मानी जाती हैं। अब देखिए दो सेक्स स्टेटस होता है, एक होता है पुरुष जो लड़के होते हैं, फिर एक होता है स्त्री जो महिलाएं होती हैं। इन एवरी सोसाइटी विमेन कॉन्स्टिट्यूट नियरली हाफ द पॉपुलेशन। हर एक समाज में जो महिलाएं हैं वो उनकी जो जनसंख्या है वो लगभग आधी होती है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू विथ आवर इंडियन सोसाइटी। यह हमारे भारतीय समाज में भी सच है। अगर मान लीजिए भारतीय समाज में 100 लोग हैं तो लगभग 50 पुरुष और 50 महिलाएं होंगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है इन आवर कंट्री द मेल फीमेल रेशियो एज पर द 1991 सेंसस इज 929। हमारे देश में जो पुरुष महिला अनुपात है, जो रेशियो है, 1991 का जो जनगणना हुआ था उसमें बताया कि ये 929 है। मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो जो महिलाएं हैं वो 929 ही हैं। इट मीन्स दैट द सेक्स रेशियो इज नॉट बैलेंस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्स रेशियो है वो बैलेंस नहीं है, पुरुष ज़्यादा हैं महिलाएं कम हैं। It is unfortunate that women are denied equality with men and are deprived of their rights and freedom। अब देखिए ये दुर्भाग्य की बात है कि जो महिलाएं हैं उनको एक समान अवसर नहीं मिलते हैं, उनको पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया गया है और बहुत सारे उनके अधिकार हैं, बहुत सारी जो आज़ादी होती है उनसे वो अभी भी वंचित हैं। Women are the custodian of our family tradition and culture. Mothers are the first teacher in the family। अब देखिए हमारे परिवार की जो परंपरा होती है, जो संस्कृति होती है, उसको हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं वही बचा के रखती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। हर एक परिवार में जो पहला जो टीचर होते हैं वो माँ होती हैं। माँ अपने बच्चे को सबसे पहले चीज़ों को सिखाती हैं। In our literature, we find them as an incarnation of Lakshmi, the goddesses of wealth। हमारे साहित्य में आप इनको लक्ष्मी माँ के रूप में देखेंगे, जिनको हम लोग मानते हैं कि वह धन की देवी है। But in practice, we find them deprived of the right of inheritance and possession of any kind of property। लेकिन ग्रंथ में तो हम लोग बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं वो लक्ष्मी का रूप होता है, लेकिन असल जिंदगी में आप देखेंगे कि जो लड़कियां हैं इनको अपने पिता के संपत्ति पे अधिकार नहीं दिया जाता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं मिलता है। वी हियर दैट व्हेनेवर वुमेन आर वर्शिप्ड द गॉड्स एंड गॉडेसेस रिसाइड। हम लोग ये सुनते हैं कि जहाँ भी महिलाओं की पूजा की जाती है वहाँ पे भगवान वास करते हैं। But in practice, we find that women are subjected to torture and violence। लेकिन जब हम लोग वास्तविक घटना देखते हैं तो लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, महिलाओं से गलत व्यवहार करते हैं। We can explain the problem of women under the following sections। अब महिलाओं को जो समस्याएं होती हैं वह हम लोग निम्नलिखित जो हमारे खंड है, सेक्शंस है, उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सेक्स इज अ नेचुरल थिंग। अब देखिए सेक्स जो होता है वो प्राकृतिक होता है। फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ फैमिली, लीनेज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन
and community, the importance of both sexes is equal. अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार चलता रहे, आपका वंश बढ़ता रहे, जो वो कहते हैं ना कि इनहेरिट करते हैं हम लोग, आपका बच्चा हो, परिवार आगे बढ़े और आपका समुदाय बरकरार रहे, तो इसके लिए दोनों ही सेक्स का ज़रूरत है, पुरुष का भी ज़रूरत है, महिला का भी ज़रूरत है. बट अनफॉर्चुनेटली सेक्स हैज़ बीन अ बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारा जो समाज है उसमें सेक्स के आधार पर, पुरुष और महिला के आधार पर भेदभाव किया जाता है. आगे देखिए. A majority of communities in our country, excepting some tribal groups, are patrilineal. हमारे देश में ज़्यादातर जो समुदाय हैं, कुछ आदिवासी समूह को छोड़कर वो सब पट्रिलिनियल है. ठीक है, पट्रिलिनियल मतलब पिता के संबंधित. पुरुष जो पिता का संपत्ति है वो बेटे को मिलेगा, फिर जो बेटा है उसके बेटे को मिलेगा, तो वो मेल लाइन में जाता है. इन अ patrilineal society, lineage, clan, inheritance and succession are patrilateral. अब देखिए, patrilineal सोसाइटी में क्या होता है, जो भी आपका वंश है, जो भी कुंबा है, जो भी आपका प्रॉपर्टी है, वो लड़कों को मिलता जाएगा. In this type of family, the son continues the family name from one generation to the next. The girl is treated as another's property, पराया धन. अब देखिए, ऐसे जो परिवार होते हैं उसमें क्या होता है कि जो फैमिली नेम है, ठीक है, परिवार का जो नाम है वह लड़के आगे बढ़ाते हैं. लड़कियों को माना जाता है कि वो पराया धन है, वह शादी करके किसी और के यहाँ पे चली जाएंगी. ठीक है, और भारत में आप देखते होंगे कि ये चीज़ बहुत माना जाता है. लड़कियां शादी करती हैं और शादी करके अपने पति के घर जाती हैं. आगे देखिए. ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यूज एसोसिएटेड विद बोथ सेक्सेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी. अब देखिए, दोनों ही जो सेक्सेस हैं, पुरुष हों चाहे महिला हों, इन दोनों के जो मूल्य हैं वो अलग अलग हैं. इसलिए जेंडर बेस्ड, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव हमारे समाज में होते हैं. द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सीन इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर अगेंस्ट वुमेन. अब इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि महिलाएं ही होती हैं, वो भी शामिल होती हैं महिलाओं के प्रति भेदभाव करने में. हम लोग ये देखे हैं कि जो महिलाएं हैं वही दूसरी महिला को तकलीफ देती है. Generally, the birth of a son is celebrated. आमतौर पर जब किसी के घर में लड़का जन्म लेता है तो उसका सेलिब्रेशन होता है, लोग उसको एक त्यौहार की तरह मनाते हैं. When a woman becomes a widow, she does not have that prestige as she had earlier. जब एक महिला विधवा हो जाती है तो उसको पहले की तरह सम्मान नहीं मिलता. But when a man becomes a widower, he does not lose anything. लेकिन अगर एक पुरुष की पत्नी मर जाती है, वो भी विधवा हो जाता है, तो उसका जो सम्मान है वह नहीं खोता है, वह कुछ भी नहीं खोता है. ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा कि ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही है. आगे देखिए, फिर आता है डोमेस्टिक वायलेंस. When men and women are bound together as husband and wife to reproduce children, they lay the foundation of a family. जब पुरुष और महिलाएं एक साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं, उन लोगों के बीच शारीरिक संबंध होता है ताकि बच्चे का जन्म हो सके, तो इससे परिवार का आधार बनता है. But unfortunately, the majority of women have to face the situation of domestic violence. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना होता है. उनको अपने ससुराल में बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है. डोमेस्टिक वायलेंस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टॉर्चर, बीटिंग, पॉइजनिंग, बर्निंग, ड्राउनिंग एंड रेप. अब देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, जो घर के अंदर हिंसा की जाती है,
उसमें क्या होता है, जो बहू होती है उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको जहर खिला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, उसको डुबा के मार दिया जाता है, यहाँ तक कि उसका बलात्कार भी किया जाता है। घर के जो दूसरे पुरुष होते हैं वो उस महिला का बलात्कार भी करते हैं। It is not that domestic violence is prevalent only in rural areas, but it is also prevalent in urban areas. ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, जो घर में हिंसा होती है महिलाओं के खिलाफ, वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में है। जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आप डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं। It is found not only in SC, ST and OBC but also in the upper caste. अब यह सिर्फ शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनमें ही नहीं बल्कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनमें भी पाए जाते हैं। सो द इंसिडेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वेमेन इज अबव कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें ना तो कास्ट देखा जाता है, ठीक है, ना रिलीजन देखा जा रहा है, ना जगह देखा जा रहा है, क्षेत्र रीजन देखा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1995, 2/3 ऑफ मैरिड वुमेन हैज टू फेस डोमेस्टिक वायलेंस। अब देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1995 के अनुसार लगभग 2/3 शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस का जो दर्द है वो सहना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, 2/3 बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। 2/3 मतलब कि लगभग 66%, ठीक है, मतलब 50% से ज़्यादा तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। The UNICEF report 2002 puts the number of domestic violence more than that. अब देखिए, 2002 का जो यूनिसेफ का रिपोर्ट है उसमें बताता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की संख्या है वह इससे भी ज़्यादा है। India has witnessed a 278% increase in domestic violence from 1989 to 1999. अब देखिए, 1989 से 1999 तक भारत में 278% बढ़ोतरी हुई है डोमेस्टिक वायलेंस में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर 1989 में 100 महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था तो 1999 में 100 इंटू 278 आप कर दीजिए, ठीक है, इतना % इंक्रीज हो गया। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। आज तो हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2020 में है, तो आप सोचिए ये कितना बढ़ गया है। In our society, domestic violence against women has existed since time immemorial. हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा है वह बहुत ही लंबे समय से चला आया है। But in recent years, there has been a tremendous increase in domestic violence due to the temptation towards consumer goods. This has added fuel to the incidents of domestic violence. लेकिन हाल ही के वर्षों में यह पाया गया है कि घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोगों को कंज्यूमर गुड्स, टीवी, फ्रिज, एसी और भी तरह तरह की चीज़ों की इच्छा होने लगी है। और इसकी वजह से यह घरेलू हिंसा की जो घटनाएं हैं उसमें एक घी की तरह काम करता है, एक पेट्रोल की तरह काम करता है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस की आग तो पहले से ही है, अब कंज्यूमर गुड्स, लोग अपनी बीवी को टॉर्चर करते हैं ताकि वह अपने मायके से तरह तरह की चीज़ें लेके आएं। टू प्रोटेक्ट women from the incidents of domestic violence, there is a need to formulate an effective act. Our government has prepared Protection from the Domestic Violence Bill 2001. But this bill is being opposed by the women organization due to weaknesses in the bill. अब देखिए, जो महिला हैं उनकी रक्षा करने के लिए, ताकि घरेलू हिंसा के जो इंसिडेंट्स हैं वो कम हो जाए, ठीक है, एक
कानून बनाने का ज़रूरत है। हमारी सरकार ने डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2001 में वो लोग लाए थे, लेकिन जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, महिला संस्था है, वह इस बिल के खिलाफ हैं क्योंकि ये बिल जो है वो कमज़ोर है। फिर आता है डाउरी, दहेज। यू वुड हैव हर्ड द टर्म डाउरी एट द टाइम ऑफ मैरिज इन योर फैमिली और नेबरहुड। अब देखिए, दहेज, ये शब्द आप सुने होंगे जब आपके परिवार में या आस पड़ोस में शादी हुआ होगा। Dowry is paid in cash or kind to the family of the bridegroom by the father of the bride at the time of marriage. अब देखिए, शादी के समय जो लड़की का पिता होता है वह लड़के के परिवार वाले को या तो नगद या तो कुछ सामान देता है दहेज के रूप में। The payment of dowry was prevalent in upper castes previously. अब देखिए, जो उच्च जाति के लोग थे पहले उन्हीं में दहेज का लेन देन होता था। But nowadays the demand and payment of dowry have entered almost every section of the society in one form or the other. लेकिन आजकल दहेज की जो मांग है और दहेज जो हम लोग इस मांग को पूरा कर रहे हैं, जो पेमेंट हो रहा है, ठीक है, वो समाज के हर एक क्षेत्र में आ गया है। ठीक है, वो किसी न किसी रूप से होता ही है। Modern education has played a significant role in increasing the rate of dowry. अब देखिए, जो आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका काम हो गया, जिसके वजह से दहेज की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। द मोर एडुकेटेड द बॉय द हायर इज़ द डिमांड फॉर डाउरी। लड़का जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतना ज़्यादा उसके लिए दहेज की मांग की जाती है। आप ये चीज़ देखे होंगे कि अगर किसी के शादी होने वाला है तो लड़की का पिता पहले ये बताता है कि वो शादी में कितना खर्चा करने वाला है। ठीक है, उसके बाद लड़कों की आप समझ लीजिए बोली लगती है। ठीक है, कि लड़का अगर डॉक्टर है तो उसका इतना मिलेगा, इंजीनियर है तो उसका इतना में शादी होगा, सरकारी नौकरी है तो इतना में शादी होगा। तो जितना ज़्यादा लड़का पढ़ा हुआ है उसका बाज़ार में आप समझ लीजिए एक बाज़ार है शादी का, उसमें डिमांड उसका वैसा है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ women इन द डिमांड ऑफ डाउरी इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अब देखिए, जो दहेज का जो मांग होता है, ठीक है, उसमें महिलाएं शामिल होती हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो महिला है वो भी इसमें शामिल है। गिविंग डाउरी ऑन वंस विल इज डिफरेंट फ्रॉम टेकिंग डाउरी बाय फोर्स। अब देखिए, अगर कोई अपने इच्छा से अपनी बेटी के ससुराल वालों को कुछ दे रहा है तो ये उसकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी से ज़बरदस्ती ले रहे हैं तो ये चीज़ अलग है। ईच फैमिली हैज़ अ बजट फॉर द मैरिज ऑफ अ डॉटर। हर एक परिवार का अपना बजट होता है कि वह अपनी बेटी के शादी में कितने खर्च करेंगे। एवरी फैमिली हैज़ अ विश टू सेंड इट्स डॉटर टू अ फैमिली सो दैट शी कुड लिव हैप्पीली। हर एक परिवार यह चाहता है कि वह अपनी बेटी को ऐसे परिवार में भेजे जहां पर वह खुशी से रहे। बट when the demand for dowry exceeds its budget, it feels helpless. लेकिन जब दहेज की मांग उनके बजट से ज़्यादा हो जाती है तो वो खुद को असहाय महसूस करते हैं। Another inhuman behavior is the demand of dowry when after marriage. ठीक है, अब देखिए, शादी के बाद भी लड़कियों से कहा जाता है कि आप अपने मम्मी के यहाँ जाइए और वहाँ से पैसा लेके आइए। तो ये भी एक बहुत ही बुरा व्यवहार है। इन आवर कंट्री 4,250 डाउरी डेथ्स वर रिपोर्टेड इन 1989। हमारे देश में सन 1989 में 4,215 दहेज के वजह से मृत्यु की घटनाएं हमारे सामने आई। They have increased to 6,699 in 1999. 1999 में यह संख्या बढ़कर 6,699 हो गई। Unfortunately, 7,000 married women have to meet dowry deaths each year in our country. दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे देश में हर साल लगभग 7,000 महिलाएं ऐसी हैं जो दहेज
के वजह से मारी जाती हैं। Our government is fully aware of this unlawful and inhuman behavior prevalent in our society. हमारे सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि यह गैर कानूनी काम, गैर मानवीय काम, अमानवीय व्यवहार हमारे समाज में है। The government has made the Dowry Prohibition Act 1976. सरकार ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1976 में वो लाए। According to this act, giving and taking dowry have been made punishable in the form of fine and punishment. अब यह जो कानून है इसके अनुसार अगर कोई दहेज लेता है या कोई दहेज देता है तो यह कानूनन रूप से गुनाह है, और अगर पकड़े जाने पर आपको फाइन भी देना हो सकता है और आपको पनिशमेंट जेल भी हो सकता है। When the act came into force, some dowry givers and takers were punished. जब यह कानून पारित हुई, यह कानून लागू किया गया, तो कुछ दहेज देने वाले और कुछ दहेज लेने वालों को सजा मिली। But dowry was not eradicated. लेकिन फिर भी जो दहेज है वह यह प्रथा खत्म नहीं हुई। In recent years, temptation for wealth and consumer goods have made the demand and payment of dowry more complicated, exploitative and oppressive. हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि लोग पैसे के लालची बनते जा रहे हैं। उनको कंज्यूमर गुड्स चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए और भी तरह तरह के गाड़ी चाहिए, चीज़ें चाहिए। तो इसके वजह से दहेज का जो मांग है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है, शोषण से भरा हो गया है, और लड़की के पिता को लड़के के फैमिली के द्वारा एक तरफ से समझ लीजिए दबाया जाता है। आगे देखिए, एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम लोग शोषण कहते हैं। Women are subjected to exploitation due to socio-cultural practices and poverty. अब जो महिलाएं हैं उनका शोषण होता है सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारे रीति रिवाज हैं उनके वजह से, गरीबी की वजह से। They are exploited in inheritance, possession of the property, disposal of property, ornaments and mode of payment. अब देखिए, महिलाओं को बहुत तरह से शोषण उनका होता है। उनको जो उनका पिता का संपत्ति है उसमें अधिकार नहीं मिलता है, फिर जो उनके गहने हैं वो भी उनसे छीन लिए जाते हैं, फिर एज अ मोड ऑफ पेमेंट भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। दे कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, अपने पति का जो संपत्ति है वह वो बेच नहीं सकती हैं। व्हेन शी बिकम्स अ विडो, द हस्बैंड्स ब्रदर प्रोवाइड हर ओनली फूड, जब वह विधवा हो जाती है तो जो पति का भाई है वो उनको सिर्फ खाना देते हैं। When she demands a share in the husband's property, she is abused, beaten and in a few cases killed too. और जब वह अपने पति के संपत्ति पर अधिकार मांगती है तो उसको गालियाँ दी जाती हैं, मारा जाता है, और कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि उसको जान से भी मार दिया गया। Women belonging to the STs and SCs and OBCs families are a major workforce in agricultural and unorganized sectors. अब देखिए, अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जाति और जो अदर बैकवर्ड क्लास के जो परिवार की महिलाएं होती हैं वह खेती बाड़ी के काम में, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कफोर्स है। बट दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मोड ऑफ पेमेंट, लेकिन फिर जब पैसे देने की बात होती है तब भी उनके संग भेदभाव होता है। दे डू नॉट गेट इक्वल वेजेस फॉर द सेम टाइप एंड आवर्स ऑफ वर्क। अब देखिए, काम तो पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको एक ही प्रकार का काम और एक ही समय का काम के लिए उतना ही पैसा नहीं दिया जाता है जितना पुरुषों को मिलता है। दे गेट लेस देन देयर मेड काउंटर पार्ट्स। अब देखिए, पुरुषों के मुकाबले उनको कम पैसा दिया जाता है। दे आर ऑल्सो नॉट पेड एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, सरकार द्वारा एक मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसमें यह है कि कितना कम से कम मिलना चाहिए, तो जो महिलाएं हैं उनको उसके हिसाब से पैसा भी नहीं मिलता है। फिर आता है अवेयरनेस ऑफ लेजिस्लेशन फॉर वुमेन।
Our government was aware of domestic violence, gender discrimination and exploitation of women. हमारा सरकार जो है वह यह बात जानते हैं, ठीक है, कि महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, फिर उनका शोषण होता है, ठीक है. Some attempts were also made during the period of British rule in this regard. जब ब्रिटिशर्स का राज था तब इसके लिए कुछ काम किया गया था. सती वॉज प्रोहिबिटेड इन 1829. जो सती प्रथा थी जिसमें पति के मर जाने पर उसकी बीवी को पति के साथ जला दिया जाता था, वो चीज़ 1829 में रोक दिया गया. स्लेवरी वॉज बैंड इन 1843. जो गुलामी है, ठीक है, वह 1843 में उसको पर रोक लगा दी गई. चाइल्ड मैरिज वॉज फोरबिडन फ्रॉम 1929. विडो री मैरिज वॉज लीगलाइज्ड इन 1856. अब देखिए, जो बच्चे का शादी होता था बाल विवाह, वह 1929 में उस पर रोक लगा दिया गया और 1856 में जो विधवा है वो वापस से शादी कर सके इसका कानून बना दिया गया. पहले क्या होता था कि जो विधवा होती थी वह शादी नहीं कर पाती थी वापस से. आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 and Anti-Dowry Act 1976 has been passed to improve the condition of Indian women. आज़ादी के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, एंटी डाउरी एक्ट 1976 में लाया गया सरकार द्वारा, ताकि भारतीय महिलाओं का जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है, उसको सुधारा जा सके. The Hindu Marriage Act 1955 legalized marriage between Hindu, Sikh, Buddhist and Jain. हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 में लाया गया, उसके अनुसार हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन आपस में शादी कर सकते हैं. इट परमिट्स इंटरकास्ट मैरिजेस एंड मैरिज बिटवीन रिलेशंस हु आर प्रोहिबिटेड अंडर ट्रेडिशनल हिंदू लॉ. अब देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जो इंटरकास्ट मैरिज होता है, लोग दूसरी जाति में शादी करते हैं, वो अलाउ कर दिया गया कि आप किसी और जाति में शादी कर सकते हैं. और ये जो शादियां हैं जो कि हिंदू लॉ, पारंपरिक हिंदू लॉ में जिसके ऊपर रोक लगाया गया है, वो चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि वो लोग भी शादी कर सकें. अब इसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैनी आपस में शादी कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ डिवोर्स टू द वाइफ इक्वली. अब ये जो कानून है ये महिलाओं को भी अधिकार देता है कि अगर बीवी चाहे तो अपने पति से तलाक ले सकती है. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस टू डॉटर्स. 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट लाया गया जिसके अनुसार जो बेटियां हैं वो भी अपने पिता के संपत्ति पर उनका समान अधिकार माना जाता है और वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकती हैं. Anti-Dowry Act 1976 had made giving and taking of dowry punishable offense in the form of fine and punishment. अब देखिए, एंटी डाउरी एक्ट जो कि 1976 में लाया गया, उसके अनुसार क्या है कि जो लोग अगर दहेज का लेन देन करते हैं तो उनको सज़ा मिलेगा, उनको फ़ाइन देना पड़ सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है, जेल हो सकता है. The marriage of a girl before 18 years of age is a punishable offense. Sexual harassment at the workplace has been banned by the Supreme Court. अब देखिए, 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनकी अगर आप शादी कराएंगे तो ये क्या है, ये कानूनन रूप से अपराध है. 18 साल से कम की लड़की शादी नहीं कर सकती है और अगर कोई फोर्सफुली शादी करवाता है तो उसको जेल होगा, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई किया जाएगा. साथ ही साथ अगर कोई महिला ऑफिस में काम कर रही है या कहीं पे भी काम कर रही है तो आप उसका शारीरिक शोषण, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकते. ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाया हुआ है. बट द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री डू नॉट नो दीज एक्ट्स. लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनको इन कानून के बारे में पता ही नहीं है. दे नो सम
of the acts, but they then are restricted only to the inheritance and succession. अब देखिए, कुछ कानूनों के बारे में उन्हें पता है, फिर भी जो इनहेरिटेंस और सक्सेशन की बात होती है उनमें उनको रोक दिया गया है. द एटीट्यूड ऑफ वुमेन टूवर्ड्स दीज एक्ट्स इज नॉट ऑल्सो नॉट पॉजिटिव. अब महिलाओं का जो एटीट्यूड है, उनका जो व्यवहार है ये सब कानून के प्रति, वो भी सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है. Want to provide the equal right to women. अब देखिए, सरकार ये चाहते हैं कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिले. They want to establish control over women through different prohibition and taboos. सरकार ये चाहता है कि जो महिलाएं हैं उनको समान अधिकार मिले, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको जहाँ जहाँ रोक लगाया गया है, जो हमारा टाबू है, जो चीज़ें महिलाओं के खिलाफ गलत हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाए. Delayed source of knowledge also comes in the way of exploitation of in different forms. अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको जानकारी बाद में मिलती है तो उसके वजह से भी तो शोषण हो गया. अगर आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं, क्या चीज़ पे आपका अधिकार है और क्या चीज़ का नहीं है, अगर चीज़ें आपको पता रहेंगी तो लोग आपको दबा नहीं सकते, वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है.